हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने एसिड रेट्स की कई प्रकार की अवधारणाएं पढ़ी हैं, जिनमें आर्निश थ्योरी, ब्रोंस्टेड थ्योरी, लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमने। आज हम चर्चा करेंगे विलायकों के सम आयनन एवं विषम आयनन प्रभाव के बारे में और सामान्य विलायक तंत्र के सिद्धांत के बारे में, जनरल थ्योरी ऑफ द सॉल्वेंट सिस्टम। यह जो सिद्धांत दिया गया, सामान्य इसका सिद्धांत विलायक तंत्र का, यह आर्नियस सिद्धांत का ही एक तरह से विस्तृत रूप है। हम जानते हैं कि आर्नियस सिद्धांत ये कहता है कि जो पदार्थ जल में घुलकर प्रोटॉन या विलायक जल के धनायन को मुक्त करता है वह अम्ल है, और जो जल में घुलकर हाइड्रॉक्स आयन OH माइनस आयन, ये जो कि विलायक जल का ऋणायन है, मुक्त करे वह क्षार है। सामान्य विलायक सिद्धांत यह कहता है कि कोई पदार्थ किसी विलायक में घुलकर यदि विलायक के धनायन मुक्त करे तो वह अम्ल कहलाता है, और जो पदार्थ किसी विलायक में घुलकर उस विलायक के ऋणायन मुक्त करे तो वह क्षार कहलाता है। इसको आप इस तरह समझिए कि कोई पदार्थ अगर जल में घुलता है, आर्निश थ्योरी क्या कहती है, यदि कोई पदार्थ जल में घुलता है और वो प्रोटॉन देता है, H+ आयन देता है, तो वह अम्ल है, और यदि वह OH माइनस आयन देता है तो वह क्षार है। किस में घुल के? जल में घुल के। और जल का आयनन कैसे होता है? H2O किस में विभक्त हो जाता है आयनों में? H+ आयन और OH माइनस आयन में। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो कोई पदार्थ H आयन दे रहा है, यानी विलायक का धनायन दे रहा है, वह अम्ल है, और जो पदार्थ OH माइनस आयन दे रहा है, यानी जो विलायक का ऋणायन दे रहा है, वह क्या है? क्षार है। तो यहाँ पे जो विलायक था वो जल था। हम अन्य विलायक लें और उन अन्य विलायक जैसे अमोनिया है और कोई दूसरा नॉन एक्वस सोलवेंट लें अपन, तो उस विलायक के धनायन देने वाला कोई पदार्थ है जो उसमें घुल के उस विलायक के धनायन दे, तो वह तो कहलाएगा क्षार, और जो ऋणायन देता है उस विलायक के, तो वो कहलाएगा अम्ल। उदाहरण के लिए जैसे ये अमोनिया की हम बात कर रहे हैं, तो अमोनिया का आयनन किस तरह से होगा? 2NH3 NH4 प्लस अमोनियम आयन बनेगा, और प्लस NH2 माइनस, ये आयन बनेगा। तो कोई भी ऐसा पदार्थ जो अमोनिया में अगर उसको हम घोलें तो वह अमोनियम आयन मुक्त कर रहा है, NH4 आयन मुक्त कर रहा है, तो वह अम्ल है। और कोई भी ऐसा पदार्थ जो NH2 माइनस आयन यानी एमाइड आयन मुक्त कर रहा है, वह क्षार है। यही विलायक तंत्र का सामान्य सिद्धांत है। और ये जो उदासीनीकरण जो अभिक्रिया होती है, हम कहते हैं कि अम्ल और क्षार मिलके अगर जल बनाए और लवण बनाए तो वह उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो इसमें क्या होता है? जल कैसे बनेगा? H+ आयन होंगे अम्ल के द्वारा दिए हुए, OH माइनस आयन होंगे क्षार के द्वारा दिए हुए, और यह क्या बनेंगे? जल का अणु बना देंगे। साथ में क्या बनेगा? लवण बनेगा। तो अगर अमोनियम आयनों का, जैसे अमोनिया का एग्जाम्पल लें हम, तो अमोनियम आयनों का एमाइड आयनों के साथ संयुक्त होकर अमोनिया जो अणु बनेगा, वो प्रक्रिया भी उदासीनीकरण कहलाएगी। क्योंकि अगर जल विलायक होता तो H+ आयन और OH माइनस आयन, इनकी रिएक्शन होके जो जल बन रहा है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया है, यानी अम्ल का उदासीनीकरण क्षार से, या क्षार का उदासीनीकरण अम्ल से हो रहा है। तो इस स्थिति में जबकि जो विलायक जल है तो H+ और OH आयन की रिएक्शन उदासीनीकरण कहलाएगी, और जबकि कोई विलायक अन्य है, उदाहरण के लिए अमोनिया, तो अमोनियम आयन और एमाइड आयन की रिएक्शन से अमोनिया का वापस बनना क्या कहलाएगा? उदासीनीकरण कहलाएगा। इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण लें, N2O4 विलायक में अगर नाइट्रोसिल आयन मुक्त करने वाले पदार्थ अम्ल होंगे और नाइट्रेट आयन मुक्त करने वाले पदार्थ क्या होंगे? क्षार होंगे। और इन दोनों आयनों का संयुक्त होकर N2O4 बनने का प्रक्रम क्या कहलाएगा? उदासीनीकरण कहलाएगा, जैसा कि इस अभिक्रिया में लिखा हुआ है। विलायकों के सम आयन प्रभाव एवं विषम आयन प्रभाव ये क्या कहता है कि यदि प्रोटोनीकृत डाइनाइट्रोजन
N2H+, और इसकी यहाँ पे N2 जो प्रोटॉन बंधुता है वो 494 किलो जूल पर मोल होती है। तो यदि प्रोटोनीकृत डाइनाइट्रोजन को गैसीय जल में के साथ मिश्रित किया जाए तो H2O के एकल अणु विद्यमान हो तो वह निम्न अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। N2H की रिएक्शन जल में मिलाते हैं उसको तो N2 मुक्त हो जाएगी और हाइड्रोनियम आयन बनेगा H3O+, जल का इसको हम कहें प्रोटोनीकृत जल का ये अणु है। यहाँ जो प्रोटॉन एफिनिटी है प्रोटॉन बंधुता, यानी किसी स्पीसीज के साथ किसी प्रोटॉन के जुड़ने पर जो एनर्जी मुक्त होती है वो कहलाती है प्रोटॉन बंधुता। तो यहाँ पे जल के साथ प्रोटॉन का जुड़ाव हुआ H3O+ बना है। तो प्रोटॉन की एफिनिटी क्या थी, यहाँ पे जल के लिए प्रोटॉन एफिनिटी क्या है 697 किलो जूल पर मोल। और N2 इसकी रिवर्स रिएक्शन अगर हो तो N2 के साथ प्रोटॉन जुड़ के N2H+ बनेगा। तो N2 की जो प्रोटॉन एफिनिटी क्या है 494 किलो जूल प्रति मोल। तो यहाँ पे जिस प्रक्रिया में ज़्यादा एनर्जी मुक्त हो सकती है वो प्रक्रिया संपन्न होगी। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगी कि इसमें वाटर जो मॉलिक्यूल है वो N2H+ से प्रोटॉन रिसीव करेगा और H3O+ बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो 697 हो रही है। अगर ये रिवर्स रिएक्शन होती तो N2 के साथ अगर H3O+ आयन जो है इसको प्रोटॉन दें और N2H+ बने तो एनर्जी रिलीज कितनी होती है 494 किलो जूल मोल, क्योंकि N2 की जो प्रोटॉन बंधुता है वो 494 किलो जूल पर मोल है। तो यहाँ पे जल का PA यानी प्रोटॉन एफिनिटी इस बात का निर्धारण करता है कि प्रोटॉनों का स्थानांतरण हो अथवा नहीं। उपयुक्त के विपरीत यदि गैसीय जल के साथ हाइड्राइड आयनों को मिश्रित किया जाए तो निम्न अभिक्रिया संपन्न होगी। हाइड्राइड आयन H- और गैसीय जल H2O, तो क्या होगा H2 होगा और OH- होगा। यहाँ पे OH आयनों की प्रोटॉन बंधुता का मान आगे अभिक्रिया के लिए तंत्र की क्षारकता का निर्धारण करता है। तीसरे प्रकार की स्थिति तब होती है जब कोई अभिक्रिया ही संपन्न न हो। उदाहरण के लिए यदि गैसीय जल में HCl को मिश्रित करें हम, H2O गैसियस फॉर्म में है और HCl भी गैसियस फॉर्म में है, तो H3O+ बनेगा और Cl- बनेगा, यानी HCl प्रोटॉन दे रहा है। यहाँ पे H2 की प्रोटॉन एफिनिटी 697 किलो जूल पर मोल है और HCl की 564 किलो जूल पर मोल है, और क्लोराइड आयन की जो एफिनिटी है वह है 1395 किलो जूल पर मोल। अब चूँकि यहाँ पे जो प्रोटॉन एफिनिटी क्लोराइड आयन की वो H2 की प्रोटॉन एफिनिटी से बहुत ज़्यादा है, अतः यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। और HCl एक अच्छा प्रोटॉन दाता है, इसका पीए जल के पीए से कम है, अतः यह HCl गैसियस फॉर्म में और H2 जो गैसियस फॉर्म जो सिस्टम बना तंत्र बना उसकी अम्लता को नियंत्रित करता है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखें, यदि गैसीय जल में अमोनिया को मिश्रित करें हम, जल की वाष्प गैसियस फॉर्म यानी जल की वाष्प और अमोनिया गैस, इन दोनों को मिश्रित करें तो अमोनियम आयन बनेगा और OH- आयन बनेगा। यहाँ पे हम प्रोटॉन एफिनिटी देते हैं, देखें तो जल की है 697 और अमोनिया की 854 और हाइड्रोक्साइड आयन की है 1635। तो यह अभिक्रिया भी संपन्न नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयनों की प्रोटॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा है किसकी तुलना में, अमोनिया की तुलना में। और यहाँ NH3 जो गैसियस के प्रोटॉन एफिनिटी का मान H2O के प्रोटॉन एफिनिटी के मान से काफ़ी अधिक है, अतः यहाँ अमोनिया वाटर जो सिस्टम है गैसियस फेज में उसकी क्षारकता को निर्धारित करता है। तो उपरोक्त विवेचन से निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी स्पीसीज प्रोटॉन स्थानांतरण की अभिक्रिया में तब भाग लेती है यदि उसकी प्रोटॉन बंधुता का मान जल की प्रोटॉन बंधुता एवं OH- आयनों की प्रोटॉन बंधुता के मानों के मध्य का स्थित हो। इसको इस प्रकार समझिए, यदि X- के पीए का मान, X- की प्रोटॉन एफिनिटी का मान 1635 से उच्च हो तो वह जल से प्रोटॉन ग्रहण करेगी, और यदि X- के पीए का मान 697 से कम हो तो वह HX से प्रोटॉन स्थानांतरण जल अणु की ओर होगा। अतः गैसीय जल अवस्था में कोई भी स्पीसीज H3O+ से अधिक अम्लीय नहीं हो सकती और OH- से अधिक क्षारीय नहीं हो सकती।
अम्ल व क्षार जो इस सीमा से बाहर हों वे भी जल अणुओं से क्रिया करके H3O+ और OH- बनाकर इस सीमा में आ जाते हैं। यदि जल को गैसीय प्रावस्था से द्रव प्रावस्था में लाया जाए और इन्हीं अभिक्रिया को संपन्न कराया जाए तो जल के झुंड अणुओं के साथ प्रोटॉन का जलयोजन हो जाता है और इस प्रक्रम में जलयोजन ऊर्जा मुक्त होती है। झुंड के जल अणुओं की संख्या जितनी अधिक होगी जलयोजन ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होगा। इसकी उच्चतम सीमा का मान 1130 किलो जूल पर मोल होता है। इसे द्रव जल की प्रभावी प्रोटॉन बंधुता या इफेक्टिव प्रोटॉन एफिनिटी ऑफ द लिक्विड वाटर कहा जाता है। अब यदि OH- आयन द्रव जल में जलीय हो जाएं और उनके प्रोटोनीकरण या आवेश उदासीनीकरण में पहले उन हाइड्रोजन बंधों को तोड़ना पड़ेगा जो H- आयनों को उनको घेरे हुए हैं। जल अणुओं के झुंडों के मध्य स्थापित हो जाते हैं। चूंकि इस प्रक्रम में ऊर्जा की कुछ मात्रा खर्च हो जाती है अतः प्रोटोनीकरण में मुक्त हुई ऊर्जा अर्थात प्रोटॉन बंधुता का मान कम हो जाता है। अतः यदि हाइड्रोजन आयन गैसियस फॉर्म में OH- रिएक्शन करे तो H2O गैसियस फॉर्म बनेगा और इसके लिए जो एनर्जी रिलीज होगी वो प्रोटॉन एफिनिटी OH- के बराबर होगी 1635 किलो जूल पर मोल। इसी प्रकार हाइड्रोजन आयन गैसियस फॉर्म में हो और OH आयन गैसियस फॉर्म में हो और वाटर मॉलिक्यूल बने लिक्विड फॉर्म में तो यहाँ पे भी जो एनर्जी रिएक्शन होगी वो प्रोटॉन OH- होगी और वह 1188 किलो जूल पर मोल होगी क्योंकि कुछ एनर्जी ऊपर बताए गए प्रक्रम में खर्च हो जाती है। उपरोक्त विवेचन से निष्कर्ष निकलता है कि जलीय विलयन में प्रभावी प्रोटॉन बंधुता के मानों को परास रेंज 1130 से 1188 किलो जूल पर मोल के मध्य 58 किलो जूल मोल है और कोई स्पीशीज जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन एक्वस से अधिक अम्लीय अथवा OH- एक्वस से अधिक क्षारीय नहीं हो सकती। अतः जल में HCl HNO3 जैसे समस्त प्रबल अम्ल पूर्णतः वियोजित अवस्था में होते हैं और जल में सभी अम्लों का आयनन समान होता है अतः सभी की प्रबलता समान होती है। इस प्रभाव को हम सम आयन प्रभाव या लेवलिंग इफेक्ट कहते हैं और ऐसे विलायकों को हम क्या कहेंगे सम आयनन विलायक या लेवलिंग सोलवेंट जिनमें कई अम्लों या क्षारों का समान रूप से आयनन हो अर्थात जिनमें कई अम्लों या क्षारों की प्रबलता का स्तर समान हो जाए इस प्रभाव को विलायकों का समायन प्रभाव कहा जाता है और ऐसी स्थिति में इन अम्लों या क्षारों की प्रबलता का क्रम ज्ञात करना संभव नहीं है। ऐसे अम्लों की क्षारकता की प्रबलता ज्ञात करने के लिए किसी दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार को विलायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। चूँकि ये दुर्बल अम्ल व क्षार प्रबल क्षारों व अम्लों की सामर्थ्य को पहचान कर सकते हैं अतः विलायकों के विषम आयनन विलायक कहा जा सकता है। तो ऐसे जो दुर्बल अम्ल या प्रबल क्षार होंगे इनको हम विषम आयनन विलायक कहेंगे और इस प्रभाव को हम विषम आयनन प्रभाव कहेंगे। जल में HCl जल में तो पूर्णतः वियोजित होने के कारण प्रबल अम्ल की बात ही व्यवहार करता है लेकिन एसिटिक अम्ल में हम इसको विलय करें तो इसका व्यवहार दुर्बल हो जाएगा। जैसे HCl की रिएक्शन हम HCl को हम जल में डालें तो यह पूर्णतः आयनन हो जाएगा और Cl- देगा और H+ आयन देगा जो जल के अणु के साथ रिएक्शन करके H3O+ बनाएंगे। इसका मतलब है कि HCl प्रबल अम्ल है क्योंकि इसका पूर्ण वियोजन हो रहा है। ठीक है, अब HCl को हम एसिटिक एसिड में मिलाएं या एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएं तो यहाँ एसिटिक अम्ल जो है वो क्या करेगा दुर्बल है HCl से तो प्रोटॉन ग्रहण करेगा तो यहाँ पे CH3COOH2+ बनेगा और Cl- बनेगा। यहाँ पे आंशिक वियोजन हो रहा है अतः एसिटिक अम्ल में इन प्रबल अम्लों के आपेक्षिक सामर्थ्य को ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार कुछ अम्लों की प्रबलता का क्रम निम्न प्रकार से हो जाता है। इस तरह से हम प्रबलता अगर ज्ञात करें तो उनका क्रम क्या हो जाएगा HNO3 से प्रबल होगा HCl, HCl से प्रबल होगा H2SO4 और H2SO4 से प्रबल होगा HClO4 परक्लोरिक एसिड। तो ये था इनका समायनन विलायक लेवलिंग सोलवेंट और डिफरेंसिंग सॉल्वेंट्स इफेक्ट। तो मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियो की सूचना आप पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।